नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग लेक्चर 3.9 तक कंप्लीट कर चुके थे। और लेक्चर 3.9 में हमने किरचॉफ के परिपथ संबंधी नियम पढ़े थे। 2 नियम होते हैं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और उसी का यूज करके हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे। किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज करके हम लोग यहाँ पे आज का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु। इंग्लिश में आप इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको जिसने डिजाइन किया था, जिसने इन्वेंट किया था, उनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन, इंग्लैंड के थे, ठीक है। इतना जानने की जरूरत आपको मतलब भर का नहीं है, मतलब बस इतना रखिए कि इसका नाम व्हीटस्टोन क्यों पड़ा, क्योंकि इसको जो इसके इन्वेंटर थे, जो फाउंडर थे, वो कौन थे? वो थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन, ठीक है। ओके, तो उन्हीं के नाम पे ही इसका नाम रखा गया। उन्होंने इसको क्यों मतलब इसका निर्माण क्यों किया? इसका निर्माण उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम आपको एक तार दें, ठीक है, हमने आपको एक तार का टुकड़ा दिया, हमने आपसे कहा कि बताइए इसका प्रतिरोध कितना है। तो आप क्या करेंगे भाई? तार के टुकड़े को देखकर थोड़ी ना कोई बता सकता है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। यस, लेकिन मैंने आपको बताया था जो कलर कोड, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कलर कोड आपने बताया था। कलर कोड में आपने यही कहा था कि किसी भी प्रतिरोध को देखकर हम लोग उसका प्रतिरोध बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन वो प्रतिरोध कौन से थे दोस्तों? वो कार्बन रेजिस्टेंस थे, वो कार्बन रेजिस्टेंस थे। यहां पे कार्बन रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। अगर मैं किसी तार को ले लूं तो उस तार के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। ओके, तो अगर किसी तार का टुकड़ा आपको दे दिया जाए तब आप उसका मान नहीं बता सकते। वो जो मैंने कलर कोड बताए थे वो केवल कार्बन प्रतिरोधों के लिए थे। कार्बन प्रतिरोध वो होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टेलीविजन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो उनकी बात कर रहा था, वो होते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। उसकी वैल्यू आप उसको देखकर बता सकते हैं, लेकिन किसी भी तार के टुकड़े को आप देखकर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी अननोन यानी कि अज्ञात प्रतिरोध का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आप उसको व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ओके दोस्तों, अब हम लोग यहां बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में इन्होंने क्या किया हुआ है? यहां पे देखिए 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, इन चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा सबसे पहले, ठीक है। इन चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और क्या किया? एक वर्ग बना लिया, ठीक, एक वर्ग या चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। चतुर्भुज बन गया। उस चतुर्भुज का नाम मैंने रखा हुआ है ABCDA, ठीक है, ये चतुर्भुज बन गया। अब चतुर्भुज बना है दोस्तों, तो उसके 2 विकर्ण होंगे। पहला विकर्ण है BD और दूसरा विकर्ण है AC, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आप चाहे तो विकर्ण BD में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर है, इसलिए यहां पे इसको G लिखा है, G फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आप चाहो तो एक विकर्ण में धारामापी लगा दीजिए और धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक कुंजी K2 भी लगाते हैं, ठीक। क्यों लगाते हैं ये हम लोग अभी समझेंगे। अभी जो दिख रहा है उसको देखते हैं, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से लगा है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। तो इसके 2 विकर्ण में से किसी भी एक विकर्ण में हम लोग धारामापी और उस धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक कुंजी लगाएंगे K2, ठीक। और बचे हुए दूसरे विकर्ण में हम लोग एक सेल को जोड़ देंगे, जैसे हमने यहां जोड़ा है। सेल ज्यादा आपको EMF चाहिए, ज्यादा विद्युत वाहक बल चाहिए, तो आप यहाँ पे बैटरी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आया। सबसे पहले व्हीटस्टोन सर ने क्या किया? व्हीटस्टोन ने एक 4 प्रतिरोधों को लेकर एक चतुर्भुज बनाया। उस चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण में धारामापी और कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में लगा दिया, ठीक। और चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण में क्या किया? एक सेल को, एक कुंजी को और एक धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में लगा दिया। धारा नियंत्रक ये करता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए परिपथ में धारा के मान को घटाना है, बढ़ाना है, रेगुलेट करना है, तो रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस वाले ये जो टैपिंग है, टैपिंग, ठीक है, इस टैपिंग को, इस नोक को आगे की ओर खिसका लेंगे। तो इससे क्या होगा? जब सपोज करिए ये नोक जो है वो यहां पर आ जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा ये देखते हैं। जब धारा यहां से चलेगी, इसमें डिवाइड होकर यहां से वापस आएगी और यहां से वापस आने के बाद इसको केवल इतना हिस्सा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो थोड़े तार में
तार में थोड़ी दूरी ट्रेवल करेगी अगर करंट तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अगर तार में ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगी तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस अफोर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, खैर अभी हम उसके बारे में समझेंगे, पहले यहां समझिए। हमने बताया था कि अगर कहीं भी सेल लगी हो या बैटरी लगी हो तो सेल या बैटरी के पॉजिटिव सिरे से धारा निकलेगी। तो भाई ये सेल है ना, बैटरी तो नहीं है, क्योंकि बैटरी होती तो ढेर सारी बड़ी लाइन और ढेर सारी छोटी लाइन होती। ठीक है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन खींची है, मतलब यहाँ पे सेल लगी है, और ये सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये सेल का निगेटिव इलेक्ट्रोड है। मैंने आपसे बताया था, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि जो सेल है वो जो करंट है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकलेगी, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगी। यहां से करंट निकलेगी, इसमें आएगी, यहां टोटल करंट कितनी है, आई है। ठीक है, अब टोटल करंट आई यहां पर आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहले करंट यहां पे जो करंट जा रही है हमने वो मान लिया कितनी करंट है, वो है I1, और जो दूसरी करंट इसमें आ रही है वो कितनी है, वो है आपकी करंट I2। ठीक है, अच्छा, और फिर ये करंट यहां से पास आउट होके गुजरेगी। ठीक, इसमें करंट, मैं कह रहा हूं कि इसमें करंट I1 है, यानी जो करंट P से क्रॉस हुई, इस वाले प्रतिरोध से जो करंट क्रॉस हुई वही करंट R से भी क्रॉस हो रही है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा क्या इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो फिर मैं कहूंगा कि जस्ट होल्ड डाउन, अभी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, I2 करंट, जो करंट Q से क्रॉस हो रही है वही करंट आकर इसमें चली जाएगी पूरी, यानी कि यहां भी करंट कितनी हो गई, I2। फिर आप यही कहेंगे, तो फिर मैं कहूंगा जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि यहां से आने वाली पूरी करंट इसमें क्यों जा रही है, इसमें क्यों नहीं आ रही है, या फिर यहां जो Q में जो टोटल करंट है I2 वही करंट S में जा रही है, इसमें क्यों नहीं जा रही है, तो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक, अच्छा, अब यहां से करंट गई, यहां से टोटल करंट आई थी, बिंदु A पर आके दो भागों में विभाजित हो गई, ये करंट दो भागों में बढ़ गई ऐसे। ठीक है, पहली करंट I1 ऊपर चली गई, दूसरी करंट I2 नीचे चली गई। जो करंट I1 P से क्रॉस हुई थी वही क्रॉस होके R से निकल गई, और जो Q से क्रॉस हुई थी वही क्रॉस होके S से निकल गई। यहां पर आके दोनों का भरत मिला। ठीक है, यहां पे आके दोनों मिल जाएगी और वापस करंट I1 और I2 मिलके क्या दे देंगी, I1 प्लस I2, जिसे मैं I बोल रहा था। ठीक है, यही करंट I आपको मिल जाएगी। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्चुअल में ये I1 प्लस I2 है। ठीक है, जिसको मैं कलेक्टिवली क्या बोल रहा हूं, I बोल रहा हूं। ठीक है, ये करंट वापस आ जाएगी। देखिए, जब दोस्तों ये करंट I वापस आएगी और यहां पर आएगी तो इसको केवल इतना हिस्सा, तार का धारा नियंत्रक का केवल इतना हिस्सा तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध कम है, लेकिन सपोज करिए अगर हमको धारा का मान बढ़ाना है, धारा का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को कम करना पड़ता है, तो इस वाले टैप को जितना पास ले आएंगे उतना ही अच्छा है, जितना पास ले आएंगे उतना ही ये प्रतिरोध कम हो जाएगा, और परिपथ में प्रतिरोध कम तो धारा अधिक। ठीक है, क्योंकि ओम का नियम कहता है I प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। कहां से आया, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, यहां से आया, परिपथ में प्रतिरोध जितना कम धारा उतनी ज्यादा। अगर धारा को कम करना हो, धारा को कम करना है तो प्रतिरोध को बढ़ाना होगा। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिरोध को बढ़ाना होगा तो इसी को और पीछे ले जाएंगे। सपोज करिए हम इसको यहां पर ले गए, ये देखिए हम इसको एकदम किनारे पर ले गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो करंट आएगी I1 वो यहां पे आने के बाद इतना ज्यादा रास्ता चलेगी, तार में इतनी दूरी तय करेगी, और तार में जितनी दूरी तय करेगी करंट उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध परिपथ में आ जाएगा, और परिपथ में जितना ज्यादा प्रतिरोध आएगा धारा कम हो जाएगी। तो धारा कम करनी है तो इसको दूर ले जाएंगे, प्रतिरोध बढ़ गया धारा कम। धारा बढ़ानी है तो इसको आगे ले आएंगे, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये तो पूरा सेटअप हो गया। इस यहां पे जो प्रतिरोध क्यों लगा है इसका मान हमें ज्ञात होता है। ठीक, इसका मान हमें ज्ञात होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस। ठीक है, नोन। और ये देखिए ये अननोन है, यहां मैंने अननोन लिखा है। ठीक, चलिए, तो दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को तीन मेजर हेड्स में पढ़ेंगे। पहला जो मेजर हेड है या पहली जो हेडिंग है वो हमारी ये है कि इसको समझिए। पहले तो हम लोग ये देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है, दूसरा इसका संरचना, और तीसरा इसकी क्रियाविधि। सिद्धांत दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये जो प्रोफेसर व्हीटस्टोन के द्वारा बनाया गया व्हीटस्टोन सेतु है, ये व्हीटस्टोन सेतु शून्य विक्षेपक की स्थिति पर कार्य करता है। शून्य विक्षेपक की स्थिति मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जब धारा मापी में कोई भी धारा ना जाए,
या फिर धारामापी कोई भी विक्षेप ना दे, क्योंकि जब धारामापी में कोई भी धारा नहीं जा रही है तो धारामापी में विक्षेप भी नहीं होगा। धारामापी में धारा जाएगी तभी धारामापी की सुई हिलेगी और विक्षेप होगा, ठीक है, क्योंकि धारामापी की सुई अगर घूम रही है मतलब उसमें थोड़ी बहुत ही सही करंट लेकिन जा रही है, ठीक, ओके। और उसके साथ हमने यहाँ पे कुंजी K2 लगाई है, ठीक है। जब कुंजी के बीच में डॉट बना होता है मतलब कुंजी बंद है, कुंजी बंद है तो ये परिपथ पूरा है, परिपथ पूरा है तो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको बीच से खोल दें तब ये परिपथ खुला है, परिपथ खुला है तो उसमें धारा नहीं होगी तो करंट नहीं होगी। तो ये सब सिंबल है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर ऐसे लिखा हो मतलब कुंजी खुली है, कुंजी खुली मतलब ओपन स्विच, ओपन स्विच मतलब जैसे हम लोग स्विच को बंद कर देते हैं ना, हम लोग गलत बोलते हैं। जब हम लोग को पंखा बंद करना होता है या कूलर वगैरह बंद करना होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। स्विच ऑफ करने का मतलब कि हम पंखा बंद हो गया, ठीक है। वास्तव में जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो परिपथ खुल जाता है, परिपथ खुल जाता है तो धारा बहना बंद, धारा बहना बंद तो अप्लायंसेस हमारे ऑफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन मतलब कुंजी जो हो गई बंद हो गई, की बंद हो गई, की बंद होगी, परिपथ फिर से जुड़ जाएगा, परिपथ जुड़ जाएगा, अप्लायंसेस हमारे चलने लगेंगे, ठीक है, ओके। तो ये खुली कुंजी है, ये खुली कुंजी मतलब खुला परिपथ, धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे इसको डॉट लगा दिया मतलब कुंजी बंद हो गई, कुंजी बंद मतलब परिपथ बंद, और परिपथ बंद क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। चलिए, तो ये शून्य विक्षेपक के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये तो सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना में दोस्तों रटना नहीं है, अगर आपको ये चित्र याद है तो आप इसको देख देख कर व्याख्या कर लेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर, PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है। इस चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण पर धारामापी तथा कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि इसके दूसरे विकर्ण पर, भाई 2 विकर्ण थे, एक विकर्ण में हमने धारामापी लगा दिया और दूसरे वाले विकर्ण पे हमने क्या किया, एक सेल को, एक कुंजी को और एक धारा नियंत्रक को जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक। अब हम कहेंगे कि ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें देखिए यहाँ पे जो भुजा AB है, भुजा AB तथा भुजा BC, भुजा AB और भुजा BC में लगे प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात होता है। इसलिए भुजा AB और BC को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपातिक भुजा। ये दोस्तों मैंने सिद्धांत लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं संरचना की। इसको लिखते चलेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैंने संरचना में मैं बता रहा था कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज या एक चतुर्भुज बनाया जाता है। उस चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण पर धारामापी तथा कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में लगाया गया है तथा दूसरे विकर्ण पर एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी K1 तथा एक सेल को जोड़ा गया है, ठीक, ओके। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु में भुजा AB तथा BC के प्रतिरोध का अनुपात हमें ज्ञात होता है, या हम यूं बोल सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की भुजा AB और BC में लगे प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात होता है। इसलिए हम भुजा AB यानी ये वाली भुजा और BC यानी ये वाली भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपातिक भुजा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपातिक भुजा यानी कि रेशियो आर्म, ठीक, ओके। जबकि भुजा AD में लगे प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात होता है। देखिए भुजा AD में कौन सा प्रतिरोध लगा है, Q, और मैं खुद कह चुका हूं कि Q का मान तो हमें ज्ञात है, यानी भुजा AD में लगे प्रतिरोध Q का मान हमें ज्ञात है, इसलिए भुजा AD को बोलते हैं ज्ञात भुजा, ठीक है। भुजा AD को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्ञात भुजा, ठीक है, नोन आर्म, ठीक। जबकि भुजा CD में लगे प्रतिरोध S का मान हमें ज्ञात करना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अज्ञात भुजा, ठीक है। भुजा CD में लगे प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अज्ञात भुजा, क्योंकि इसमें लगे प्रतिरोध का मान अज्ञात है, मतलब हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया, जितना बना है वो हमने बता दिया। धारा नियंत्रक इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लीजिए धारा का मान घटाना बढ़ाना हो, एडजस्ट करना हो, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग पे, क्रियाविधि पे। वर्किंग देखिए, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, शुरुआत में दोनों कुंजी खुली रहेगी,
जब हम लोग लैब में ये प्रैक्टिकल करते हैं तो पहले सबसे पहला काम होता है परिपथ को जोड़ना। सबसे पहले 4 प्रतिरोध उठाएंगे P, Q, R, S। उसमें से एक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात नहीं होगा, उसको हमेशा S मानेंगे, नहीं तो गलती होगी, ठीक है। उसको हमेशा S मानेंगे और बाकी P और R का अनुपात हमें पता होगा और Q का मान पता होगा, ठीक है। तो उसको इसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जिन 2 प्रतिरोधों का मान पता है उनको P R की जगह रखेंगे, P और R की जगह, और जिसका मान हमें ज्ञात है, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात है उसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे और जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको जोड़ पहले सारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे, फिर उसके एक विकर्ण पे हमने धारा मापी, एक कुंजी लगा दिया K2। अभी कुंजी K2 खुली है क्योंकि यहाँ पे बीच में डॉट नहीं बना है। कुंजी खुली मतलब परिपथ खुला, परिपथ खुला मतलब कोई करंट नहीं होगी, ठीक है। दूसरे विकर्ण के किनारों पर हमने क्या किया, एक सेल को जोड़ा है, एक कुंजी को जोड़ा है और एक धारा नियंत्रक को जोड़ा है, ठीक, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अभी इसमें कोई धारा होगी क्या, सोच के बताइए, इसमें कोई धारा होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि करंट यहां से निकलती तो, लेकिन निकल के पूरा घूम के आएगी तो ये यहां से तो खुला हुआ है ना, ये खुला है, तो फायदा क्या है? जब ये खुला है तो फायदा क्या है? करंट, खुले परिपथ में करंट फ्लो नहीं होती है। लाख यहाँ पे सेल लगी हो, अगर ये कुंजी खुली है तो परिपथ में कोई धारा, यहां से कोई धारा निकलेगी ही नहीं। जब यहां से कोई धारा निकलेगी नहीं तो यहाँ विभाजित क्या होगी? इसलिए सबसे पहले परिपथ को जोड़ने के बाद सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे। कुंजी K1 को बंद करेंगे तब यहां से करंट निकलेगी I। ये करंट जाके आगे 2 भागों में डिवाइड हो रही है। फिर यहां से जाने वाली करंट, थोड़ी करंट शुरुआत में इसमें भी आएगी, सच्चाई है, थोड़ी करंट इसमें भी आएगी और बची हुई करंट इसमें जाएगी। वही काम यहां होगा। I2 यहां से निकलेगी, थोड़ी करंट धारा मापी में जाएगी, फिर करंट इसमें जाएगी। तो पहले हम कुंजी K1 को बंद करते हैं, उसके बाद कुंजी K2 को बंद करते हैं, ठीक है। उल्टा काम नहीं करेंगे कि कुंजी K2 को पहले बंद कर दिया, कुंजी K1 को बाद में बंद किया। अगर आपने उल्टा काम किया है तो वहां पे एक घटना होती है स्वप्रेरण की, जिसकी वजह से रीडिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपने पहले कुंजी K2 बंद करी थी, फिर कुंजी K1 बंद करी और तुरंत रीडिंग लेना शुरू कर दिया, तो वहां पे थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है, करीब 5-6 सेकंड। तो इसलिए अगर आप तुरंत रीडिंग लेना शुरू कर देंगे तो वो थोड़ा सा अफेक्ट करेगा उसको, ठीक है। तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ एरर में आता है कि पहले कुंजी K1 को बंद करिए, फिर कुंजी K2 को बंद करिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमको करना क्या होता है, इसमें हमको केवल इतना काम करना होता है, जब सब कुछ हमने बना दिया है, शुरुआत में धारा मापी में धारा जा रही है, सबसे पहला काम करेंगे, धारा को घटा बढ़ा के देखेंगे क्या कोई ऐसी स्थिति मिल रही है जब धारा मापी में कोई भी धारा ना जा रही हो, ठीक है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, तो इस वाले Q को हटा देंगे, कोई दूसरा प्रतिरोध यहां पे लगाएंगे जिसका मान हमें ज्ञात होगा। फिर धारा के मान को घटा बढ़ा के चेक करेंगे क्या कोई ऐसी स्थिति मिल रही है जिसमें धारा मापी में कोई भी धारा ना जा रही हो। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो इस वाले Q को फिर से हटाएंगे और एक तीसरा प्रतिरोध लाएंगे जिसका मान हमें ज्ञात होगा, उसको लाके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हमेशा हमको करना क्या है, हमको हमेशा इस Q को बदलना है, अलग अलग प्रतिरोध लाकर यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे प्रतिरोध लाकर लगाएंगे दोस्तों जिसका मान हमें ज्ञात होगा, ठीक है। अलग अलग प्रतिरोधों को लाकर यहाँ पे Q पर लगाएंगे और फिर धारा के मान को घटा बढ़ा के यहाँ से देखेंगे कि क्या कोई ऐसी स्थिति मिल रही है जिसमें धारा मापी में धारा 0 हो। जिस स्थिति में धारा मापी में मिलने वाली धारा 0 हो जाएगी, समझ लीजिएगा हमारा काम हो गया, ठीक है। जब धारा मापी में मिलने वाली धारा 0 हो जाएगी उसी को बोलते हैं शून्य विक्षेपक की स्थिति, यानी कि पोजीशन ऑफ जीरो डेविएशन। जीरो डेविएशन की पोजीशन में क्या होता है, धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि उस धारा मापी में कोई भी धारा नहीं है। अब समझिएगा, पहले थोड़ी सी धारा I1 धारा जो यहां पे आ रही थी उसी धारा का, उसी I1 धारा का थोड़ा सा हिस्सा धारा मापी में जा रहा था, बचा हुआ हिस्सा इसमें जा रहा था। जब इसमें आने वाली करंट 0 हो गई, मतलब यहां से करंट आएगी I1, थोड़ी करंट धारा मापी में आ रही थी और बची हुई करंट इधर जा रही थी। अब धारा मापी में कोई करंट नहीं आ रही है, कोई करंट नहीं आ रही है, तो जितनी करंट यहां P से गुजरी है वही सारी करंट इसमें चली जाएगी, क्योंकि I1 धारा 2 भागों में बट रही थी और जब
धारा मापी में आने वाली करंट 0 हो गई है तो R में जाने वाली करंट फुल हो जाएगी। इसका मतलब जो करंट P से थी वही करंट R से गुजरेगी, इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया था। सेम काम यहां होगा दोस्तों, जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी मतलब धारा मापी में कोई भी धारा नहीं है, तो I2 जो है, जो I2 करंट Q से फ्लो हो रही है, D पर आने के बाद ये दो भागों में बंटती, कुछ धारा मापी में जाती, बची हुई इधर जाती, लेकिन धारा मापी में कोई करंट जा ही नहीं रही है। इसका मतलब Q से आने वाली सारी की सारी धारा S में चली गई और इसमें कोई भी धारा नहीं गई। ठीक है, इसी स्थिति में हम लोग करते क्या है, इसी स्थिति में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे रिजल्ट के तौर पे। तो आइए अब इसको बोलते हैं संतुलन की अवस्था। जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है तब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कहलाता है। ठीक, और संतुलन की अवस्था में अगर आप मान लीजिए थोड़ा खुरापात करें, खुरापात करने का मतलब है एक बार व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कर लिया। संतुलित करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, संतुलित करने का मतलब होता है कि इसको ऐसा एडजस्ट किया है कि धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित हो गया। संतुलन की अवस्था में अगर आप थोड़ा सा खुरापात करेंगे, खुरापात का मतलब होता है दोस्तों इसके बीडी विकर्ण में, देखिए बीडी विकर्ण में धारा मापी लगा है और एसी विकर्ण में सेल लगी है। उल्टा कर दीजिए, सेल को बीडी में लगा दीजिए और धारा मापी को एसी में लगा दीजिए। अगर आप ऐसा कर देंगे, एक बार व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था में लाए, उसके बाद उल्टा कर दिया, धारा मापी को बीडी से हटा के एसी में लगा दिया और सेल को एसी से हटा के बीडी में लगा दिया, तब क्या होगा, तब जो है संतुलन की अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइवा के लायक क्वेश्चन जो है आपका एक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन वाइवा में टीचर पूछते हैं कि अगर एक बार व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाए, मतलब धारा मापी में 0 विक्षेप मिल जाए, तब अगर आप धारा मापी की और सेल की स्थितियों को बदल देंगे, मतलब धारा मापी को उठा के ऐसे लगा दीजिए और सेल को उठा के ऐसे लगा दीजिए, तो क्या संतुलन की अवस्था बिगड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक, ओके, चलिए अब हम यहां पे लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में पाश ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से अप्लाई करिए जरा किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए मैंने लिखा है ABDA, A से B जाऊंगा, B से D, D से A। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, मैं A से B गया, रास्ते में प्रतिरोध मिला ना, कौन सा मिल रहा है प्रतिरोध? P। तो A से B गए और प्रतिरोध मिल रहा है P, तो किरचॉफ का नियम कहता है रास्ते में मिलने वाले प्रतिरोध का गुणा करेंगे किससे? उसमें बहने वाली धारा से। तो प्रतिरोध P में कौन सी धारा बह रही है? I1, तो I1 इंटू P हो गया। ठीक है, और ये साइन कैसा लेंगे दोस्तों, साइन भी देखते चलिए। ठीक है, साइन कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए हम चल रहे हैं A से B, हमने लिखा है A के बाद B लिखा है, मतलब A के बाद मैं B जाऊंगा ना, A से B जा रहा हूं, मैं A से B चल रहा हूं, धारा भी तो A से B की ओर चल रही है। देखिए एरो ऊपर बना है, एरो ऊपर बना है, मतलब धारा A से B की ओर जा रही है और हम भी A से B की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो IR का गुणनफल पॉजिटिव होता है, इसीलिए I1 का P से गुणनफल पॉजिटिव है। ठीक है, आगे आइए, फिर हम B से D जा रहे हैं, B से D में आइए, भले B से D आने में तार लगा है, उसका प्रतिरोध होगा, धारा मापी का थोड़ा ही सही कुछ तो प्रतिरोध होगा, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों शून्य विक्षेप की स्थिति में हम लोग खड़े हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब होता है बीडी में धारा ही नहीं होगी। अगर प्रतिरोध चाहे जितना ज्यादा हो, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 0 है, तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा ना। तो इसलिए इस वाली धारा को लेने का मतलब इस वाली भुजा को लेने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें करंट कितनी है? 0। भले प्रतिरोध कुछ भी हो, जब आप प्रतिरोध का धारा से गुणा करेंगे, मतलब प्रतिरोध तो बहुत है, लेकिन अगर धारा 0 है तो 0 का गुणा किसी से भी करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। अच्छा, अब हम चलेंगे D से A की ओर। जब आप D से A की ओर चलेंगे तो क्या रास्ते में कोई प्रतिरोध है? यस, कौन सा प्रतिरोध है? Q। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे Q। Q में प्रवाहित धारा कौन सी है? I2। तो Q का मल्टीप्लाई करना है, प्रतिरोध का मल्टीप्लाई करना होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा से, तो Q का मल्टीप्लाई हो गया I2 से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पॉजिटिव हो गया या निगेटिव, इसको समझने के लिए देखिए, धारा आ रही है A से D की ओर, हम लोग जा रहे हैं D से A की ओर। जब हम लोग अपोजिट चलते हैं,
जब हम लोग धारा के अपोजिट चलते हैं तो साइन निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में दोस्तों क्या लिखना होता है, इक्वल में लिखना होता है पाश में प्रयुक्त होने वाले सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। तो देखिए पाश कौन सा है हमारा, ए बी डी ए। क्या ए बी डी ए में आपको कहीं सेल दिख रही है, बिल्कुल नहीं। जब ए डी बी ए में सेल है ही नहीं तो उसका विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए यहां पे हमने लिख दिया 0। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1P इक्वल I2 इंटू Q, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यही काम करना है किसके लिए, पाश बी सी डी बी में। ठीक है, सेम प्रोसेस हमको यहां भी करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाश बी सी डी बी में किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, पाश बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, पहले देखिए दोस्तों हम लोग बी से सी जा रहे हैं ना, क्योंकि यहां मैंने बी के बाद क्या लिखा है, सी। बी से सी मतलब नीचे आ रहे हैं, और जब आप बी से सी चलेंगे क्या रास्ते में कोई प्रतिरोध है, यस। कौन सा प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर है। ठीक है, तो प्रतिरोध आर लिख लिया। अब आप ये देखिए प्रतिरोध आर में बहने वाली धारा क्या है, I1। तो प्रतिरोध का उसमें बहने वाली धारा से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, I1 से करेंगे, तो I1 इंटू आर हो जाएगा। अब दोस्तों धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव होगा या निगेटिव, वो इस बात पे निर्भर करता है कि अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट चल रहे हैं तो निगेटिव। देखिए धारा आ रही है बी से सी और मैं भी आ रहा हूं बी से सी, हम लोग नीचे आ रहे थे ना, देखिए बी से सी चल रहे हैं हम लोग, फिर सी से डी जाएंगे, तो बी से सी चले फिर सी से डी की ओर गए, तो जब हम लोग बी से सी आएंगे, धारा भी बी से सी आ रही है, तो हम लोग धारा की दिशा में है तो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जब आप सी से डी आएंगे तो धारा तो डी से सी की ओर जा रही है, देखिए एरो ऊपर बनाए, धारा के अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे एस का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसमें बहने वाली धारा I2 से। ठीक है, ओके, इस वाली ब्रांच को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि इस वाली शाखा में कोई भी करंट नहीं है, प्रतिरोध चाहे जितना हो, करंट 0 है तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इक्वल में दोस्तों क्या लिखना होता है, इक्वल में लिखना होता है पाश में प्रयुक्त होने वाले सेल का विद्युत वाहक बल, और पाश में प्रयुक्त होने वाले सेल है ही नहीं, एक को सेल नहीं लगे हैं, बिल्कुल सेल नहीं है, तो जब पाश में एक भी सेल ना लगा हो तो उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे इक्वल में लिखेंगे 0 क्योंकि कोई भी सेल नहीं है। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर सोल्यूशन कितना आएगा, सोल्यूशन आएगा I1 इंटू आर इक्वल I2 इंटू एस। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, I1P अपॉन I1 R इज इक्वल टू I2Q इज इक्वल, सॉरी देखिए इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करेंगे तो I1P अपॉन I1 R, ठीक है, इज इक्वल टू I2Q अपॉन I2S। ठीक है, तो दोस्तों यहां से I2 से I2 कैंसिल हो रहा है, I1 से I1 कैंसिल हो रहा है, क्या निकल के आएगा, यहां पे निकल के आएगा P अपॉन में R इज इक्वल टू Q अपॉन में S। ठीक है, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q को नीचे ले आऊं, R को ऊपर भेज दूं, तो Q R की जगह पे आ जाएगा और R जो है वो Q की जगह पे चला जाएगा। क्या बन गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये याद करना आसान होगा क्योंकि P के जस्ट नीचे क्या लिखा है, देखिए P के जस्ट नीचे Q लिखा है, तो यहाँ पे P अपॉन Q, R के जस्ट नीचे क्या बना है, S, तो R अपॉन S, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। ये क्या बन गया, ये बन गया संतुलन की स्थिति। ठीक है, यह संतुलन की शर्त। दोस्तों प्रैक्टिकल में हम लोग यही अप्रोच लगाएंगे, सबसे पहले परिपथ को जोड़ेंगे, कुंजी K1 को बंद करके करंट फ्लो कराएंगे, फिर कुंजी K2 को बंद करेंगे और करंट को घटा बढ़ा के धारा नियंत्रक की सहायता से करंट को घटा बढ़ा के हम लोग यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलेगी तो Q के मान को बदलेंगे, दूसरा प्रतिरोध लगाएंगे यहाँ पे जिसका मान हमें ज्ञात होगा, और फिर इसके बाद फिर से यही करंट को घटा बढ़ा के जीरो डेविएशन की पोजीशन यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी P बटे Q बराबर R बटे S करेंगे, और दोस्तों हमें P अपॉन R का मान तो हमें ज्ञात होता है, P अपॉन R का मान ज्ञात है, Q का मान P अपॉन R मतलब P अपॉन Q मतलब P और Q का अनुपात कुछ भी हो, भले P का मान अलग से हमें नहीं पता है, R का मान हमें अलग से नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है P बटे R करेंगे तो कितना आएगा, P और R का अनुपात हमें पता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है देखिए P बटे R ज्ञात है। ठीक, P बटे R ज्ञात होगा
Q का मान आपको पता है तो आप S का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध बनाते समय केवल 3 कोने निकालेंगे, 3 कोने देखे निकले, सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन यहां हमने ढेर सारे बना दिए क्योंकि दोस्तों ये प्रतिरोध नहीं है, ये तो धारा नियंत्रक है ना। धारा नियंत्रक में आप 3 से ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध बनाते समय केवल 3 कोने निकालेंगे जैसे मैंने सब जगह निकाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा उसके लिखित नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।